प्रॉब्लम क्या था? मतलब ग्रीन बेल्ट में अगर वेंडिंग जोन बना भी दिया गया तो क्या दिक्कत आ रही थी, उसमें क्या समस्या थी? हाँ क्या आपको जाना पड़ा? हाँ, देखिए आप इस समय देख रहे हैं कि गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों के अंदर जो होता है वो एक पीसीएस ऑफिसर के बराबर स्तर का अधिकारी होता है। जब वो स्तर का अधिकारी कह रहा है कि ये गलत हो रहा है और दूसरी सरकारी एजेंसी उसके विरोध के बावजूद लगातार काम करती जा रही है, इस प्रदूषण को दूर करने के लिए पेड़ों की जो भूमिका है उसके ऊपर मुझे कुछ किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रीन कवर ख़त्म किया जाएगा तो उसका असर सीधा गाजियाबाद के प्रदूषण पर पड़ेगा। इस फिर से आ गए हैं पिछले वाले मुद्दे को लेके, जो गाजियाबाद वसुंधरा सेक्टर 15 में जो खोखा रखा गया था, उस संबंध में आज 1 साल से कई सारे विवाद। सारा मुद्दा जो सर था, इसके बारे में एक बार बताएंगे। जो कोर्ट में आप गए, ठीक है, तो कोर्ट से पहले आपने प्रयास किया था या डायरेक्ट कोर्ट चले गए, या क्या मुद्दा था, कैसे था ये? पिछले 2021 के सितंबर में ये एक ग्रीन बेल्ट हुआ करती थी। सितंबर के महीने में हमने देखा कि नगर निगम का एक बुलडोजर यहाँ पर आकर खड़ा हुआ है। यहाँ पर एक वेंडिंग जोन का निर्माण किया जा रहा है। हम तुरंत वहाँ पर हमने एक चिट्ठी लिखी और आवास विकास परिषद में वो चिट्ठी जाकर दी कि नगर निगम ग्रीन बेल्ट एरिया के अंदर वेंडिंग जोन बना रहा है, क्या ये इसको आपकी अनुमति है? आवास विकास के जो एससी हैं उन्होंने तुरंत नगर आयुक्त को जो चिट्ठी लिखी कि ये जो क्षेत्र है जिसके अंदर आपका इस समय जो बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है, यह एक ग्रीन बेल्ट है और यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई वेंडिंग जोन नहीं बना सकते। इसके बाद भी कार्रवाई जो थी नगर निगम ने रोकी नहीं, नगर आयुक्त साहब ने रोकी नहीं। वहाँ पर उन्होंने बुलडोजर के चलते 2-3 पेड़ों को भी नुकसान पहुँचा दिया, जिसमें से जब एक पेड़ गिराया गया तो हमने वन विभाग में शिकायत की और वन विभाग के अधिकारी भी वहाँ पर आए। हम दोबारा फिर आवास विकास में गए कि भाई साहब आपके कहने से, आप एक सरकारी अधिकारी हैं, आपके कहने से नगर आयुक्त साहब नहीं मान रहे। तब आवास विकास ने जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी। अधिकारी को भी उन्होंने यही कहा कि ये जो ज़मीन है ये ग्रीन बेल्ट है और इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता और ना ही इसके ऊपर कोई वेंडिंग जोन बनाया जा सकता है। जो आवास विकास है जो इस ज़मीन का अधिकार रखता है, उसने दोनों सक्षम अधिकारी नगर आयुक्त और जिलाधिकारी दोनों को चिट्ठी लिखी। इसके बाद हम और आरडब्ल्यूए के लोग भी जिलाधिकारी से मिले जाकर और हमने उनसे कहा कि इसके ऊपर आप कार्रवाई करें। इसमें सर प्रॉब्लम क्या था? मतलब ग्रीन बेल्ट में अगर वेंडिंग जोन बना भी दिया गया तो क्या दिक्कत आ रही थी, उसमें क्या समस्या थी? हाँ, क्या आपको जाना पड़ा? हाँ, देखिए आप इस समय देख रहे हैं कि गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों के अंदर से एक है। इस प्रदूषण को दूर करने के लिए पेड़ों की जो भूमिका है उसके ऊपर मुझे कुछ किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रीन कवर ख़त्म किया जाएगा तो उसका असर सीधा गाजियाबाद के प्रदूषण पर पड़ेगा, इसका स्तर और बढ़ेगा। जिस तरह से यहाँ पर ये वेंडिंग जोन बना रहे हैं, इस तरह से कल को तो सारी ग्रीन बेल्ट के ऊपर वेंडिंग जोन बनाएंगे। उस समय क्या होगा जब वसुंधरा का एक एक पेड़ कट जाएगा। अभी भी हालत यह है कि 5,50,000 स्क्वायर मीटर की जो ग्रीन बेल्ट है उसमें से आधी से ज़्यादा ग्रीन बेल्ट तोड़ दी गई है। वहाँ पर या तो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है या वहाँ पार्किंग बना ली गई है। इस शहर के लोग जब ये कहते हैं कि इतना प्रदूषण क्यों है तो उन्हें ये भी देखना पड़ेगा कि ग्रीन कवर ख़त्म होने से प्रदूषण पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए ग्रीन बेल्ट्स के अंदर वेंडिंग जोन बनाया जाना नियम के विरुद्ध है, एनजीटी के नियम के विरुद्ध है, एथिकल तो है ही। मतलब जो लीडर्स हैं या जो लोकल हमारे नेता हैं या प्रशासन है, उनका सपोर्ट नहीं मिला आपको कि कोर्ट जाना पड़ा? देखिए हमने इसके अलावा जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हर जनप्रतिनिधि को भी लेटर लिखा, उनको भी बताया और अखबारों में भी आया। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा सिर्फ हम चिट्ठी लिख रहे थे, अखबार भी इसको कवर कर रहे थे, आपके चैनल ने भी इसे कवर किया। जब जनप्रतिनिधियों ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे नगर आयुक्त साहब, भाजपा मेयर साहब और भी कई जो लोग हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस वेंडिंग जोन का उद्घाटन किया, लोगों को चाबी दी। ऐसी स्थिति में हम ये समझ गए कि यहाँ गाज़ियाबाद का प्रशासन और गाज़ियाबाद की जो जनप्रतिनिधि है वो कुछ नहीं करेंगे और हम हार के एनजीटी कोर्ट का सहारा हमें लेना पड़ा। मतलब ये प्रशासन या नेता ये मतलब सपोर्ट में ना होकर भ्रष्टाचार में लिपटे थे, मतलब आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो एक सीधा निकलता है कि वो भ्रष्टाचार में वो भी लिपटे थे। हाँ, यही मतलब निकलता है ना सर? देखिए सभी लोग को जानकारी थी इसकी, कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है या कोई भी सत्ताधारी दल हो या विपक्ष का दल हो या आरडब्ल्यूए, कोई ऐसा नहीं है जिसे ये नहीं पता था
कि यह ग्रीन बेल्ट को उजाड़कर यहाँ लोहे की दुकानें रखी जा रही हैं। अब वो चाहे डर के मारे नहीं आए, चाहे अपनी निष्क्रियता की वजह से नहीं आए, या मिली भगत की वजह से नहीं आए, या भ्रष्टाचार की वजह से नहीं आए, ये तो एक जांच का विषय है। इस पर मैं एक पर्यावरणविद होने के नाते कोई डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर ये आवास विकास के मना करने के बावजूद सरकार की अधिकारी एक ऐसी जो होता है वो एक पीसीएस ऑफिसर के बराबर स्तर का अधिकारी होता है। जब वो स्तर का अधिकारी कह रहा है कि ये गलत हो रहा है और दूसरी सरकारी एजेंसी उसके विरोध के बावजूद लगातार काम करती जा रही है, तो इसका जो मतलब है उसको साफ निकलता है। ये जो कोर्ट खर्चा लगा, कोर्ट में 1 साल आपने अपना टाइम दिया, सपोर्ट कहीं से मिला कि अपना खुद का खर्चा लगाया आप लोगों ने, पैसा वैसा? जितने भी पर्यावरणविद हैं इस वसुंधरा के, जो इस पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, उन्होंने अपना छोटा मोटा पैसा लिया, और जो हमारे वकील साहब हैं उन्होंने इसके अंदर नगण्य पैसा लिया। मतलब कई बार तो हम उनसे कहते थे कि आप चाय पी लीजिए, और वो कहते थे कि मैं चाय के पैसे भी उसमें नहीं लूँगा। हम अपने वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो पर्यावरण के केसेस के लिए उन्होंने एक शपथ ले रखी है कि वो इन सभी केसेस को फ्री में लड़ेंगे। क्या नाम है सर वकील साहब का? प्रेम प्रकाश जी। अच्छा, ये वसुंधरा में रहते हैं? वो वैशाली के अंदर रहते हैं, और इससे पहले भी वो 1-2 एनजीटी के केसेस लड़ चुके हैं, और वो नाम मात्र की फ़ीस लेकर इन केसेस को लड़ते हैं। तो आप अकेले ही थे कि आप मुख्य रोल में कोई और भी था आपके साथ में? देखिए, हमारे कई साथी थे। मैं गिरीश शर्मा इसमें एक प्रथम शिकायतकर्ता था। मेरे साथी अमित किशोर, पीके अरोड़ा जी, त्यागी जी और अवस्थी जी, ये हम 7-8 लोग जो थे, ये इस पूरे क्षेत्र के निवासी हैं। क्योंकि इनकी जो योजना थी वो ना सिर्फ सेक्टर 15 के अंदर थी, बल्कि सेक्टर 17 की ग्रीन बेल्ट भी उसमें शामिल थी। और हमें तो लगता है कि यदि एक बार इस प्रकार की छूट मिलती तो सेक्टर 19 से लेकर सेक्टर 1 तक इस प्रकार के जो खोखे हैं ग्रीन बेल्ट में हर जगह दिखाई देते। आपका जो ये सार्थक प्रयास था वो तो सफल हो गया और खोखे हट गए, लेकिन इसमें गलती जो थी वो किसकी मानते हैं आप जो खोखे रखे थे उनकी थी या प्रशासन की थी या दोनों की थी? देखिए, जो खोखे रखे गए हैं वो गरीब लोग हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी तरह से शिक्षित भी नहीं हैं। उनको भी हमने शुरुआत से ही उनको बताया था कि ये जो काम हो रहा है ये इल्लीगल है, क्योंकि हमको लिखित में नगर निगम ने भी दिया कि ये खोखे उनके नहीं हैं, हमको लिखित में डूडा ने भी दिया कि ये खोखे इनके नहीं हैं, और इन दोनों विभागों ने जिला अधिकारी को ऑन रिकॉर्ड लिख कर दिया कि इस खोखों से उनका कोई लेने देने नहीं है, लवारिस हैं। ऐसी स्थिति में दुकानदारों से ज़्यादा उन लोगों की गलती है जिन लोगों के नाम इस शिलापट पर लिखे हुए हैं। इस शिलापट पर हमारी मेयर आशा जी का नाम लिखा है, पूर्व जो तंवर साहब थे नगर आयुक्त, उनका भी नाम लिखा है, यहाँ की क्षेत्रीय पार्षद आशा भाटी हैं, उनका भी नाम लिखा है। तो ये सवाल तो आपको जिन लोगों के नाम शिलापट पर लिखे हैं उनसे पूछना चाहिए। अच्छा, ये जो गरीब लोग हैं उनका जो नुकसान हुआ है, जो कमज़ोर होता है उसका नुकसान तो होता ही है, ठीक है, तो उनके लिए आप कुछ प्रयास करेंगे या कहना चाहते हैं, या उनका मतलब कैसे भला हो सके, या पैसा उनका जो भी डूबा है, नुकसान हुआ है, जो किसी तीसरे की वजह से नुकसान हुआ जानबूझ के, तो उनको कैसे वापस लाया जा सकता है अगर वो चाहें तो? कुछ है उसके बारे में सुझाव आपके पास? देखिए, अब सबसे पहली चीज़ तो जो यहाँ पर गरीब हॉकर्स हैं, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि उनका जो भी कुछ नुकसान ये हुआ है उस नुकसान के लिए उन्हें अपनी संघर्ष समिति बनाकर जिलाधिकारी से मिलना चाहिए। मुझे लगता है जिलाधिकारी सक्षम अधिकारी हैं जो इस पूरे प्रकरण की जांच करें और पता लगाएं कि किसकी वजह से इतने सारे लोगों का नुकसान हुआ है, और जो लोग भी इसमें लिप्त हैं उनके ऊपर जिलाधिकारी महोदय को कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा उन सभी दुकानदार भाइयों से निवेदन है कि वह सब एक बार जिलाधिकारी महोदय के पास जाएं और लिखित में इस पूरे प्रकरण की जो भी व्यक्ति उनसे मिला, जो भी व्यक्ति जिसने उन्हें आश्वासन दिया, उनके खिलाफ उन्हें एक शिकायत करनी चाहिए। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस समय जो सरकार है वो एक गरीबों की हितकारी सरकार है, और मुझे लगता है कि उन्हें माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास भी जाना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार उनके साथ न्याय करेगी, और उनके जो पैसे, वो चाहे प्राइवेट कोई व्यक्ति है या कोई प्रतिनिधि है या कोई नेता है,
उससे उनको दिलवाए जाएंगे। मैं कल गया था उन लोगों के पास जिनके खोखे नुकसान हुए, ले गया नगर निगम। वो तो बोल रहे हैं 3-4 दिन में पार्षद जो यहाँ के हैं नरेश भाटिया, वो 3-4 दिन में फिर से खोखे रखवाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है, संभव है ये? देखिए कि ये एक जो आदेश है, यह आदेश एनजीटी कोर्ट की तरफ से आया है हटाने के लिए। अब अगर स्थानीय पार्षद के पास कोई और सूचना है या कोर्ट की तरफ से उनके पास कोई और कागज़ है या प्रशासन ने उनको आश्वस्त किया है, तो इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये जो खोखे हैं ग्रीन बेल्ट में जो रखे गए हैं, ये एनजीटी कोर्ट के आदेश से हटाए गए हैं और मुझे नहीं लगता कि एनजीटी की कोर्ट की सहमति के बिना इन खोखों को यहाँ दोबारा रखा जा सकता है। और एनजीटी कोर्ट ग्रीन बेल्ट में खोखे रखने की सहमति देगा, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है। जी जी जी। तो ये थे गिरीश शर्मा, समाज सेवी हैं यहाँ पे वसुंधरा में, और इनके प्रयास से जो ग्रीन बेल्ट एरिया था वो वेंडिंग जोन में कन्वर्ट हुआ था, वो फिर से ग्रीन बेल्ट में आ गया है और वहाँ पे अब पौधे लगाए जाएंगे सर आगे चल के। हाँ, हमारा प्रयास ये है कि सितंबर से पहले ग्रीन बेल्ट जिस स्थिति में थी वहाँ पर उसको मिट्टी को खोदकर वहाँ पर पौधे दोबारा से लगाए जाएं। वहाँ तार बाड़ की फेंसिंग होनी चाहिए जिससे कि ग्रीन बेल्ट को कोई नुकसान ना हो और गाज़ियाबाद को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में एक सफल कदम उठाया जाना चाहिए। आपका कोई ट्रस्ट भी चलता है ना? नहीं, हमारा कोई इस तरह का कोई ट्रस्ट नहीं है। हम लोग जो है एक फ्रीलांसर के तौर पर बिना किसी संगठन के हम यहाँ पर काम करते हैं।